अस्सलाम दोस्तों, मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से एहतशाम हूँ और मैं इस संगठन का कार्यालय सचिव भी हूँ। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलजार सलमानी जी और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जिला अध्यक्ष श्री फैज़ मोहम्मद जी, और साथ में है उनके इलियास सलमानी जी जो हमारे संगठन के प्रदेश महामंत्री भी हैं। आज हम उनसे पसमानदा मुद्दों पे कुछ सवालात करेंगे और उनसे पहले उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जी सलाम। जी, मैं फैज़ मोहम्मद अंसारी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से लखनऊ से जिला अध्यक्ष हूँ। सम्मानित एहतशाम जी, मैं गुलजार सलमानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा, सहारनपुर से मैं बिलोंग करता हूं और पूरे 6 हिंदी भाषी राज्यों में मेरा संगठन सक्रिय है। ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज के नेतृत्व में मैं अपने संगठन को चला रहा हूं। मैं मोहम्मद इलियास, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज उत्तर प्रदेश का महासचिव। मैं शकील अंसारी, ब्लॉक प्रमुख मेहपुरा बहराइच से हूँ। मैं पसमानदा के लिए दिलो जान से लगा हूँ, काम करता हूँ, आगे इंशाअल्लाह काम करता रहूँगा। सबसे पहले हम सवालात का सिलसिला जारी करते हैं, तो हम फैज़ साहब से सवाल पूछेंगे कि फैज़ भाई, अभी एक प्रोग्राम 13 जून को होने वाला है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का, तो उसकी तैयारियों के लेकर क्या है, कैसे लोग आमंत्रित होंगे या फिर कितनी भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है? देखिए, हम लोग का जो प्रोग्राम 13 जून को जो होने वाला है, उसके लिए हमारी ये कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जितने भी हमारे पसमानदा सम्मानित लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ बुलाया जाए और हम लोग को संगठन को और मजबूत करने के लिए और जो भी रणनीति है वो सब उसमें बनाई जाएगी पूरी सारी चीज़। इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करने की इलियास भाई बात कर रहे थे। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में मैं सोचता हूँ कि कम से कम 8-10 लोग हों, तो ऐसा कुछ, तो इस तरीके के कुछ अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी कुछ गठित होनी है? जी बिल्कुल, अभी बात हो रही थी इलियास साहब से, तो हम लोग यहाँ मिलकर कम से कम 8 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी यहाँ पे गठित कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे सारे काम आसानी से हो जाएं और किसी कोई परेशानी ना हो आने वालों को हर चीज़ में। जी, अभी हम थोड़ा सा इलियास भाई का तारुफ ले लें, क्योंकि वो सहारनपुर से आए हुए हैं और उनसे पूछते हैं। एक्चुअली ये इलियास भाई के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए बहुत दिनों से, एक अरसे से काम कर रहे हैं और कई बार उनको टिकट मिलना था, लेकिन इनको सिर्फ इनकी सलमानी होने की वजह से इनको टिकट भी नहीं मिला। वो अपर कास्ट के, हाँ वही सलमानी कास्ट की वजह होने की वजह से इनको टिकट नहीं मिला और सपा में भी एक्टिव थे ये, और इनको जात के नाम पर जो इनकी प्रताड़ना हुई है, प्रताड़ित हुए, उसका दर्द इससे बेहतर कोई नहीं जानता है। खास करके पसमानदा समाज से ताल्लुक़ रखने का जो एक इनको सजा कह सकते हैं जो नहीं मिलनी चाहिए वो मिली है, नहीं तो शायद आज ये हमारे बीच में एमएलए के रूप में शायद कार्य कर रहे होते। गुलजार साहब, अपना दुख दर्द थोड़ा बयां करिए कि संगठन को पसमानदा के मुद्दों को कैसे राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाए। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मानित एहतशाम जी, फैज अंसारी साहब, इलियास भाई, शकील भाई और ये तमाम ऑल इंडिया पसमानदा महाज का जो ऑफिस है, आज मैं यहाँ आया हूँ। मुझे सूचना दी थी इलियास भाई ने कि 13 जून को एक कार्यक्रम होने जा रहा है जो पसमानदा इश्यूज पे आधारित होगा। मुझे जानकर बेहद खुशी हुई। जैसे आपने अभी परिचय कराया मेरा, वाकई मैं ही नहीं, पसमानदा की जितनी भी जातियाँ हैं, वो जितने अपर कास्ट के मनुवादी, उनको मैं बोलता हूँ, संघ ही बोलता हूँ, उनके प्रताड़ना का शिकार होते हैं। राजनीतिक, मैं बहुजन समाज पार्टी में भी रहा। बहुजन समाज पार्टी में उस वक्त रहा जब बहन जी को कोई अपने घर में बैठने को भी नहीं देता था। मैंने अपने गांव में उनका कार्यालय खोला और मान्यवर काशीराम साहब वहाँ आते थे और लोकसभा चुनाव बहन जी ने लड़ा था। लेकिन समस्या क्या हुई, बहुत सब लोग मुस्लिम नाम पर तो टिकट देते हैं और मुस्लिम नाम पे केवल खान, पठान, शेख, सैयद, फारूकी, काजी और उस्मानी, ये केवल ये बिरादरियां मुसलमान के नाम पर टिकट ले लेती हैं। जब मैं टिकट की बात करता हूँ, चुनाव लड़ने की बात करता हूँ, पार्टी में जितना मेरा समर्पण है, सहयोग है, वो सब बात करता हूँ, तब सब लोग कहते हैं कि इसमें जातिवाद नहीं है। हिंदुओं में जातिवाद होती है कि एक ही शब्द में खड़े हो गए
महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, लेकिन इसका उलट मेरे साथ है। मैं मस्जिद तक उनका भाई हूं और मस्जिद के बाहर मैं नाई हूं। ये मेरी पीड़ा है। आप इस शब्द को समझने की कोशिश करें कि ये रहे आपके शब्द को पीड़ित मतलब दुख तो समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन सब लोग नहीं। जब समाजवादी पार्टी को या बहुजन समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को जब मुसलमान के नाम पे ही वोट मिल रहा है, एक जमाना ये था कि समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह के जमाने में उन लोगों की सरकार कहा गया था कि मुसलमान मरेंगे। जब उनको मुस्लिम के नाम पे ही वोट मिल रहा है तो पसमानदीवाद क्यों? देखिए ऐसा है, इसमें उनमें नेतृत्व करने वाले राजनीतिक दलों का कसूर नहीं उठा रहा था, इसमें कसूर हम सबका है, हम सब उसके दोषी हैं। इसका कारण क्या है कि हम अपने बाप को बाप नहीं कहते, दूसरे के बाप को हम जिंदाबाद कहते। आजम खान साहब जब जेल में हैं, तमाम पसमानदा समाज के लोग उनके लिए दुआएं करते हैं कि उन्हें छोड़ दो, और पर्सनल फेसबुक सोशल मीडिया पे ये कहते हैं कि आजम खान साहब से अखिलेश यादव नहीं मिलने गए। तो जब वो नेतृत्व करने वाला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उसे पता है कि आजम खान ही मुसलमानों का प्रतिनिधि है, और उसमें नाई तेली धोबी कुम्हार जितनी भी जाते हैं यही उसको प्रताड़ित करते हैं, यही उसकी आवाज उठाते हैं। गुलजार सलमानी की कोई आवाज नहीं उठाता, फैज अंसारी की कोई आवाज नहीं उठाता, केवल आवाज उठाता है तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी की आवाज उठाएगा तो केवल आजम खान की उठाएगा। जब हम सब लोग ही उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हम सब लोग ही उसे दोषी ठहरा रहे हैं, अखिलेश यादव जेल नहीं जा रहा है मिलने के लिए, तो अखिलेश यादव के दिमाग में अगर आप अखिलेश यादव की जगह पर आप हो तो आप किसे नेता मानेंगे मुसलमानों? जब एक मुसलमानों के अंदर एक साइकोलॉजी बन गई है कि हमारा नेता खान हो पठान हो कोई भी मुस्लिम है यही काफी है, इस चीज को आप कैसे डिवाइड करेंगे कि आप मुस्लिम तो हैं ठीक है, लेकिन आप डिवाइड है, मीन्स आप जात के नाम पे प्रताड़ित होते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ वो पसमानदा ही जानता है, बाकी लोग नहीं जानते। देखिए इस चीज को कैसे आप डिवाइड करें, कौन सा प्लेटफॉर्म? देखिए मेरे सामने दो समस्या है। एक, मैं मुस्लिम के नाम पर लोगों को जो अदर का अपर दूसरे लोग हैं वो हमें केवल मुसलमानों में गिनती करते हैं, जबकि जातिगत हिंदुओं से कहीं अधिक जाति भेदभाव हमारे अंदर है। उसमें आपके अंदर तो दो भेदभाव है, आप जाति में बांटे हुए मतलब में बटे। हाँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? मैं अब जो आपने सवाल किया है उसका जवाब ये है कि मुझे इस इश्यू को लेकर पसमानदा समाज के बीच में जाना है, उनके हक अधिकार को जगाना है, उन्हें बताना है कि तुम्हारा बाप कौन है। जिस कौम का अपने महापुरुषों को जो कौम भूल जाती है उसका पतन हो जाता है। यही कारण है हम अपने महापुरुषों को छोड़कर हम अली गलवाड़े सैयद को याद करते हैं, हम उनको मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को अपना नेतृत्व मानते हैं, जबकि कय्यूम अंसारी साहब जो बाबा साहब से भी बड़े नेता हैं, बाबा साहब कुछ नहीं थे। मैं खुले रूप से कहता हूँ संविधान का मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन अगर कोई इस देश में इन मुसलमानों के लिए, इन गरीब दलित मुस्लिमों के लिए अगर कोई बाबा साहब है था तो वो कय्यूम अंसारी जी थे। जब कोई अपने कौम के लोग कय्यूम अंसारी जी को पढ़ेंगे, अपनी जाति का इतिहास पढ़ेंगे, जब मुफ्ती किफायतुल्लाह सलमानी को पढ़ेंगे तो इनको जागेंगे। अब परिवर्तन हो रहा है। देखिए पसमानदा इशू में भी अब प्रधानमंत्री जी भी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हालांकि उसे किस रूप में लेना चाहते हैं, मुसलमानों को डिवाइड करना चाहते हैं या उनको वोट तोड़ना चाहते हैं, ये उनका अपना मामला है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से जिस वक्त पसमानदा शब्द निकलता है तो उसका पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक हल्ला होता है और उसके प्रति जागृति उत्पन्न होती है। अच्छा, यहाँ पर गुलजार साहब आपने जैसे बात कही बाबा कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब का नाम लिया, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, कारण है। वजह क्या, जो पसमानदा समाज है हमारा वो ना मीडिया में है, ना पत्रकारिता में है, ना एजुकेशन में है। अब जब एजुकेशन में नहीं है, पत्रकारिता में नहीं है, मीडिया में नहीं है, तो हमारी आवाज़ कौन बुलंद करेगा? इसका सबसे बड़ा कारण यही है। अच्छा, अब होता क्या है, अभी पसमानदा की जो मीटिंग चल रही है ये, अगर इसको हम प्रेस में देने जाएंगे किसी उर्दू मीडिया को, सपोज दैट, तो वहां पर हमारी ये न्यूज लगेगी ही नहीं। क्यों? वहां पर हमारे सैयद साहब बैठे हुए हैं, वहां उस्मानी साहब बैठे हुए हैं, वहां खान साहब बैठे हुए हैं। वो जब देखेंगे कहेंगे ये पसमानदा समाज, ये तो मुसलमानों के आपस में भेदभाव पैदा कर रही है, तो वो हमारी न्यूज को, प्रेस न्यूज को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारा समाज जो है वो
इसका भी ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज जो संगठन बना है, आप इसे छोटा समझते हैं? उसके जो राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष है यूनुस साहब, परवेज हनीफ साहब, उन्होंने इस संगठन को बनाने के लिए क्यों सोचा? आप लोग महामंत्री हैं, शकील भाई का यहाँ कार्यालय खुला है, इसका कारण क्या है? इसका सीधा कारण है कि पसमानदा अपनी ताकत को धीरे धीरे महसूस कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज ने जब ये गठन किया था इसका, उन पीड़ाओं को देखते हुए, आप इस कार्यालय में देख सकते हैं कबीर साहब का फोटो लगा है, जी जी, आप इस कार्यालय में देख सकते हैं हमारे शकील भाई बैठे हैं और उनका दर्द आपने सुना होगा। मैं भी आया हूँ, हालांकि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज के नेतृत्व में मैं इसलिए काम करना चाहता हूं, वो दबे कुचले उस तमाम जो पीछे हट गए, जो असली कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। हम लोगों को क्या कहते हैं लोग कि इस्लाम में दो फाड़ करना चाहते हैं। जी, जी, हम जी। असली इस्लाम के फॉलोवर जो लोग हैं वो पसमानदा समाज के लोग हैं। जी। वो कैसे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबे में सब कुछ खत्म कर दिया था, ना काले को गोरे पे, ना गोरे को काले पे, ना अमीर को गुलाम पे, ना गुलाम को अमीर पे, सब बराबर है, तो फिर ये व्यवस्था खान पठान शेख सैयद कहाँ से आए? ये मैं नाई का बच्चा कहाँ से आया? ये अंसारी कहाँ से आया? ये व्यवस्था किसने पैदा की? इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए ही ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज संगठन बनाने की जरूरत पड़ी। और उसमें आप जैसे क्रांतिकारी लोग अब पैदा, हमें जरूरत नहीं जिन खान पठान शेख सैयद की जो मीडिया में बैठे। बेशक आज हमारे पास सोशल मीडिया का हथियार है, सोशल मीडिया के हथियार से हम तमाम हिंदुस्तान में ही नहीं अन्य देशों में भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और जिस तरह से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, अभी भाई साहब जिक्र कर रहे थे, ये हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, आप इन्हें दिखा सकते हैं जिलाध्यक्ष जी को। 13 जून को जो कार्यक्रम हो रहा है वो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? उन शेख सैयद खान पठान मनुवादी लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का उस प्रोग्राम में काम होगा और तमाम पसमानदा समाज के लोगों के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक जो व्यवस्था है उसे मजबूती देने का काम वो प्रोग्राम करेगा। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि हम पार्टियों को देखें, राजनीतिक पार्टियों को, तो उनके अंदर जो है खास करके हमारे हिंदू भाइयों के पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बहुत दर्द झलकता है और कहते हैं कि उनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ, सामाजिक न्याय की आज जरूरत है। लेकिन जब हम यही बात मुसलमानों के बीच करते हैं तो वो कहते हैं कि ये देखिए, ये संघी है, ये मुसलमानों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहा है। ये जब हम हक की बात करते हैं तो बांटने की बात वो लोग इसलिए पैदा करते हैं कि उनकी कुर्सियों को खतरा है। वो चंद लोग हैं, सिर्फ 0.1% वो लोग हैं, हम 99.99% लोग हैं। नहीं तो इसके लिए हमारा समाज, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा शुक्रगुजार रहेगा, थैंक यू अदा करता है कि उन्होंने पसमानदा आवाज को बुलंद किया, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुई कि पसमानदा क्या चीज, वरना लोग पसमानदा को जानते ही नहीं थे। तो इसके लिए हमारा समाज जो है, पसमानदा समाज हमेशा जो ऋणी रहेगा माननीय प्रधानमंत्री जी का। मैं प्रधानमंत्री जी का इस शब्द को कहने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपको, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट कतई नहीं करता, मैं आपको बता दूं खुले रूप से। उसके बावजूद भी दानिश अंसारी साहब को मंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश में उन्होंने इसलिए बैठा, उपकार किया, ये उपकार नहीं, ये इसलिए उसे एक संदेश देने का काम किया, हे पसमानदा समाज के लोगों, तुम हमें वोट दो या ना दो, तुम उस खान पठान के चक्कर में पड़े हो, उसे जिंदाबाद कह रहे हो, उसने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हें जूतों में बैठने का काम किया और हमें आपने वोट नहीं दिया, हमने दानिश अंसारी के रूप में आपको मंत्री बनाकर देने का काम किया है। तो ये एहसान मैं भारतीय जनता पार्टी का मानता हूँ। और दानिश अंसारी साहब, हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो, चाहे वो सलमानी हो, सविता समाज के लोग हो, चाहे वो अंसारी समाज के लोग हो, वो सबके बात को सुनते हैं और सबका प्रतिनिधित्व करने की बात करते, जितनी उनमें ताकत है उससे बढ़ के वो काम करते। मैं शुक्रिया इस बात का भी अदा करता हूँ। नहीं, मैं भी एक गांव में गया था तो वहां पर हमारे बहुत से पसमानदा समाज के लोग मिले, उसमें राइन थे, अंसारी थे, नाई थे, गद्दी थे, घोसी थे, बहुत से लोग। तो जब हमने बताया दानिश साहब, तो वो अपने के अंदर फक्र महसूस कर रहे थे कि माननीय मंत्री जी के बन जाने से हमको ये लगता कि हमको मंत्री पद मिल गया, ये है देखिए। लेकिन इस दर्द को हमारे मुस्लिम समाज में जब हम उठाते हैं, जब कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये देखिए, ये डिवाइड कर रहे हैं मुसलमानों को, आपस में बांटने को, जबकि आज मुसलमानों को एकता की जरूरत। अरे एकता की क्या जरूरत है? आप हिंदुओं में तो आप कर रहे हैं, वहां पर जब आप आंकड़े देते हैं किसी भी
वोटर लिस्ट के या मतदाताओं की किसी विधानसभा की या लोकसभा की, तो उसमें आप दिखाते हैं कुर्मी इतने, यादव इतने, लोध इतने, पंडित इतने, ठाकुर इतने और मुस्लिम इतने। तो क्या मुस्लिम में नाई, धोबी, अंसारी, कसगढ़, राइन ये लोग नहीं है? इनके क्यों नहीं आप आंकड़े दिखाते हैं? चाहूंगा ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने आखिरी खुतबे पे जो अमल नहीं किया। अमल नहीं जी करते। जी जी बिल्कुल हम बिल्कुल लोग बिल्कुल हैं। जी हम लोग इस्लाम के फॉलोवर हैं। जी जी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर हैं जी। और उनके संदेश को जन तक पहुंचाना जी, जी, चाहते हैं। जी, जी। जब असली इस्लाम आएगा जी। तो ये जो इन्होंने 72 फिरके फलाना शिया सुन्नी फलाना ढिमका ये जो बना रखे ये सब समाप्त हो जाएगा। कुरान को पढ़ के उसका कोई शब्द नहीं बदला जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही, तो इस्लाम के फॉलोवर कौन हुए? ये लोग पसमानदा समाज नहीं, और दिखो कैमरे पे इन लोगों को, ये लोग हैं वो जी, जी, जी। इस्लाम को असली चलाना चाहते हैं। हाँ, जो शिया सुन्नी की जो बात होती है बात, मैं इस्लाम में क्यों आया? आप मेरी पीड़ा को जाने। मुझे जब मंदिरों में नहीं जाने दिया, मैं किसी तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहना हूं, जब मुझे मंदिरों में नहीं जाने दिया, जब मेरे साथ भेदभाव हुआ, जब मुझे मेरे पीछे झाड़ू बांधी गई, जब मैं नव्वा कह के पुकारा गया, उस वक्त मैंने देखा कि इस्लाम में एकता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने जो खुतबा सुना, उस खुतबे को सुन के हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम ग्रहण किया। लेकिन यहाँ आकर भी वो जाति व्यवस्था जो कि तो बरकरार है। अब मेरे पहले तो एक ही थप्पड़ लगता था फैज भाई, पहले मेरे इस गाल में थप्पड़ लगता था, अब दोनों का डबल गाल पे थप्पड़ लग रहा है। एक तरफ तो मुझे मुसलमान कह के थप्पड़ मारा जा रहा है, मियां वो भाई अब्दुल्ला कह के थप्पड़ मारा जा रहा है, और दूसरी तरफ मुसलमान ही ये कह के कि तू नव्वा है। जब मैं चुनाव लड़ने के लिए मैदान में गया तो वो इमरान मसूद कहने लगे क्या इसे नायिका को सिर पर रखोगे? उस वक्त मैं नायिका हो जाता हूँ। और जब इमरान मसूद चुनाव लड़ता है कि मुसलमान खतरे में है, इस्लाम इत्तेहाद कर लो, एकता कर लो, और सबको मुझे जी, बोलते जी, जी, जी। चुनाव लड़ेंगे, ये बात 90 को सिर पर रखोगे। तो ये व्यवस्था है। मैं वहां से आया था हिंदू धर्म छोड़कर, इसलिए आया था कि यहाँ हम एक प्याले के शरीक हैं। बेशक ताव तो मैं खा लूंगा आपके साथ, आप मेरे साथ खा रहे हैं, जी। इसमें कोई, लेकिन आप किसी खालिश मुसलमान भाई और अहतसाम भाई, आप किसी चीज जिसमें खालिश मुसलमान लोग हैं, हिंदू का घर कोई ना हो, आप कोने में बाइक रोकना और किसी को पूछना कि इस गांव में कौन लोग रहते हैं, तो वो क्या कहेंगे कि 10 घर जुलाहों के हैं, 2 घर नाइयों के हैं, 3 घर पठानों के हैं, 2 घर राइन के हैं, पुंबों के हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ मुसलमान हो गए। तो जब ऐसी व्यवस्था है, जब इस तरह की व्यवस्था है, तो वो लोग नहीं चाहते कि हमें कुर्मी, शाक्य, मौर्य, पटेल की तरह अपना अधिकार मिले, क्योंकि वो केवल 1% लोग हैं, वही कब्जा जमाए। शुरू में जब पार्टीशन हुआ इस देश में, हम खिलाफ रहे। हम इसलिए खिलाफ थे कि मुसलमानों को नुकसान होगा पार्टीशन का, देश जो बंटवारे की तरफ गया। लेकिन अब्दुल कलाम जैसे लोग, जो इनके जहन थे, जिन्ना जैसे लोग, इन लोगों ने इस देश को पार्टीशन किया। जिन्ना चला गया पाकिस्तान में और अब्दुल कलाम आजाद यहाँ मंत्री बन गया, शिक्षा मंत्री बना। उस वक्त 37 सांसद मुसलमान हुआ करते थे। लेकिन जब अनुच्छेद 341(3) की उपधारा लगाकर प्रतिबंध लगाएगा 9 अगस्त 1950 को, वो उस वक्त हमारी गाल पे थप्पड़ मारा गया। वो झूठ बोल के, क्योंकि उन्होंने खान, पठान, शेख, सैयद, फारूकी, ब्राह्मण, मुस्लिम ब्राह्मणों की साजिश से हमें वंचित किया गया। अगर वो 341 से प्रतिबंध हट जाए तो हमें चुनाव लड़ने नाई का बच्चा भी संसद में कर देगा। मैं समाजवादी पार्टी में रहता हूं। पिछली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने घोषणा की थी कि हम 18% मुसलमानों को आरक्षण देके। मैंने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष आप झूठ बोलने का काम करते हैं। धर्म के आधार पर जो संविधान में आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता, तो आप कैसे 18% की बात करते? अगर आपको आरक्षण देना है तो आप जुल्हे के नाम पर दो, नाई की व्यवस्था को देख कर दो। आप धोबी को, अब हिंदू धोबी तो आरक्षण पाए और मुस्लिम धोबी धक्के खाए। जब ऐसी व्यवस्था है, ये तो पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं होगा? मैं दलित हूं भाई। दलित का आरक्षण हो सकता है। दलित मुस्लिम हूं। दलित में बहुत कैटेगरी है। दलित को आरक्षण, ना कि कैटेगरी को आरक्षण। आपको पसमानदा के नाम पे आरक्षण, देखिए जिसे आरक्षण मिला, आतिशाम जी, जिसे आरक्षण मिला जिस जाति को, उसने भी प्रताड़ना सहन करी है और मैंने भी प्रताड़ना हजारों साल से सहन की। मैं उसी का ही तो भाई हूँ। पसमानदा के नाम पे आपको आरक्षण शायद कभी मिले फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन आपको जाति के आरक्षण भी नहीं मिलेगा। वजह क्या है?
सलमानी है, वो अंसारी है, और भी कई जातियां, अगर ये सब एक एक करके आरक्षण मांगे तो आपको आरक्षण करते ही नहीं मिले। हम पसमानदा के नाम पे मिलेगी, ये हाँ। पसमानदा मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, आपने मेरी जो बात को है उसे सही किया है। दूसरी चीज ये चीज है, और एक चीज में एक जो अभी नया सेंसेक्स चालू हो गया है अभी, हाँ, जी। तो इसमें क्या है कि सरकार ने बहुत 29 क्वेश्चन करीब करीब है, जिसका हाँ। आंसर आपको देना है। उसमें भाषा है, क्या हाँ। खाते हैं, क्या हाँ, पीते क्या हैं, पीते हैं, lifestyle क्या हाँ। है, आपको गाड़ियां कितनी हैं, हाँ, मतलब पूरी डिटेल, हाँ, पूरा दिन। लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, हाँ। लिखते क्या है, बोलते क्या है। हाँ। लेकिन अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था एक मौलाना का। महली साहब का आया था, खालिद रशीद फैजी हाँ, साहब वो- का, एक मेरे जी, जी। उनका आया था, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि मुसलमान जो है भाषा में उर्दू लिखे हैं। मैं जहां तक जानता हूँ भाषा किसी एक मजहब की नहीं है। नहीं, बिल्कुल करेक्ट बात क्योंकि है। होता, अगर मैं उत्तर प्रदेश में तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अगर मैं पाकिस्तान में होता नहीं होता मैं उर्दू ही उर्दू बोल- तमिल में होता तमिल बोलता, तमिल बोलते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने ये कहा, उत्तर प्रदेश के लोग ब्रिटिश करके कहा कि आप उर्दू लें। उसके पीछे उनकी मंशा है। इसमें कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको इस टाइम उर्दू पढ़ना आता है या फिर लिखना आता है? आप बताइए, उनका स्टेटमेंट ऐसा है। इसके- देखिए आप बात बताओ, उनका जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ ईद और बकरीद को चांद देख के दूरबीन थे। वहीं तक हम उनको जानते हैं, और- इसमें क्यों आए? और इसमें वो इसलिए है, उनके पीछे एक साजिश है कि पसमानदा समाज जो जागृत हो रहा है, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज है, आप लोग हैं जैसे लोगों को जागृत कर रहे हैं, तो कहीं आप हमारी कुर्सियों पर खतरा ना हो जाए, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में उर्दू में उलझा के ना मुसलमान बढ़ो, उधर से भी काटो। हिंदू उधर तड़पा ही रहा, जब उर्दू लिखेंगे तो ये अलग से हो जाएंगे, अलग थलग करना चाहता है वो, हमें मुख्य देश की मुख्य धारा से हटाना चाहता है। प्रतीत होता है कि ये भी अशराफ वर्ग से अरे नहीं, मुस्लिम ब्राह्मण है, ब्राह्मण है ये। उर्दू जो शायद भाषा भाई, वो है अशराफों की भाषा, मेनली हाँ। सब पूरा नहीं, इंडिया ऐसा था मैं बताऊं, उर्दू शब्द जो है हिंदुस्तान में ही पैदा, ये भाषा हिंदुस्तान की है, बाहर से नहीं आई है। हम जो, जैसे मैं अभी सहारनपुर क्षेत्र से आया हूँ, आपको मेरी भाषा कुछ खड़ी भी महसूस लगेगी, तो उसकी तहजीब देने के लिए उर्दू भाषा इजाद की गई, ताकि भाषा में शालीनता में तहजीब हो। तहजीब की एक भाषा थी, तहजीब के दायरे में हम बात कर सके। लेकिन किसी धर्म विशेष की आप उसे मनाने लगो तो ये गलत है। उनका फिरंगी महली का उर्दू शब्द कहना, उसके पीछे अशराफों की, मुस्लिम ब्राह्मणों की साजिश है। उस साजिश को समझने की जरूरत है। यहाँ नहीं, वो इसके बहाने सिर्फ ये दिखाना चाहता है अखिलेश यादव को भी, देखो मैं मुसलमानों का ठेकेदार हूं। ये ठेकेदारी ही तो हमें खत्म करनी है। ये ठेकेदारी 13 जून को इसी विषय पर मैं बोलना चाहता हूँ। जब सेंसेक्स में साफ साफ लिखा गया, आप भाषा जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना, जो बोल रहे हैं लिखे, आप तमिल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। भले यहाँ तमिल नहीं सकते, नहीं चलती। वो आपकी मर्जी। जी। और जब उत्तर प्रदेश में उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त, ठीक है, और आप जरूर है, लेकिन आप भी जानते हैं जो लखनऊ जैसे शहर, बड़ा शहर, राजधानी है, उर्दू ऐसे कहते हैं कितने प्राइवेट स्कूल हैं आजकल के लखनऊ के जितने बच्चे सब प्राइवेट स्कूल में, ज्यादातर CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं। इसी में है। उन स्कूल, एक भी हमें स्कूल खाली लावा टीरिया छोड़ दीजिए, जहां तक मुझे पता है एक भी स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं जहाँ पे उर्दू सब्जेक्ट चलता हो। तो जब उर्दू सब्जेक्ट ही नहीं चलता है, यानी हमारे बच्चे, आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो वो उर्दू नहीं जानेंगे। आपने घर में ट्यूशन लगाया होगा तो जान जाएंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे। उर्दू आप, उर्दू को कैसे आप सपोर्ट नहीं कर सकते? नहीं, प्रमोट नहीं, मैंने आपको बताया ये ठेकेदारी है, ब्राह्मणों की एक साजिश है। आपको मैं बताता हूँ, ये जब अखिलेश यादव को अपना घर लेकर आता है ये फिरंगी, आप जानते हो इसे, ये वही शख्स है जब मुसलमान हक अधिकार की बात करता है तो नेतृत्व करने वालों को ये भ्रमित करते हैं। ये कुछ लोग हैं जो समाजवादी से जुड़े हैं, उधर मायावती से जुड़े हैं, और मायावती के यहाँ दाल नहीं कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी में भी, चाहे वो अब्बास नकवी साहब हो या शाहनवाज साहब हो, तो इन लोगों का ही बोलबाला है। ये सबके ठेकेदार है। ठेकेदार मुसलमानों के, अब आजम खान साहब को ले लो, ठेकेदार मुसलमानों के काम करने पठानों के। नहीं सर, मैं सब लोग भटक रहे हैं। यहाँ सेंसेक्स की बात हुई थी, हाँ, उर्दू की मैं बात बता रहा हूँ कि इसके पीछे ये अपनी वो दिखाना चाहते हैं कि हम ठेकेदार हैं, हम जो कहेंगे वो मुसलमान लिखेगा, ये दिखाना चाहते हैं। इस बात, इस बयान के पीछे मकसद ही है मेरा कहने का मतलब ये है, ताकि उनकी नेतृत्व बना रहे। आप उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं, जैसे मौलाना से हमारी प्रायोरिटी पहले सामने, खाली मदरसों में उर्दू चल नहीं जाते हुए, मदरसा हटा दें, शहर के बच्चे बहुत कम मदरसा जाते हैं, ठीक है, 1-2% जाते होंगे,
अगर आपको उर्दू लिखवाना है, हम कह रहे हैं उर्दू हमारी भाषा है, हिंदुओं की भी भाषा है, ठीक है, सबकी भाषा है। अगर आपको उर्दू लिखवाना है, बेसिक शिक्षा जो है उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा उर्दू है। हाँ बिल्कुल है, कुछ लोग लेते नहीं, टीचर ही नहीं तो क्या, टीचर कहीं नहीं। आपका बेस ही उर्दू नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो उर्दू लिखो आप? हाँ यही तो मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इन्होंने जो शब्द कहा है, जो बयान दिया है, अपनी ठेकेदारी को बचाने के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपना ये दिखाने के लिए कि देखो अखिलेश यादव, मैं ठेकेदार हूँ, मैंने उर्दू कहा तो मुसलमान उर्दू लिखता है। एक्चुअली अभी ये जो अभी बात हुई है तो हमें लगता है कि अभी कुछ ज़्यादा मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो गेस्ट लोग आए हैं इनको कहीं जाना भी है, और इंशाल्लाह 13 जुलाई को 13 जून को हम लोग मुलाकात होगी, बैठेंगे, फिर सेंसेक्स को लेकर की भी चर्चा होगी, और जो विवादित बयान जो पॉलिटिकल पार्टियां देती हैं उसको लेकर के हम लोग क्लियरिफाई करेंगे, और संगठन का स्टैंड क्या है उसको क्लियर करेंगे। और फिलहाल के इस प्रोग्राम को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।